हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 का इतिहास का अध्याय 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक के एमसीक्यूज। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है 1878 में पारित हुए आर्म्स एक्ट के अनुसार भारतीय विकल्प हैं अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते थे, या अपने पास हथियार नहीं रख सकते थे, या फिर अंग्रेजों पर मुकदमा करने को स्वतंत्र हो गए थे। उत्तर है अपने पास हथियार नहीं रख सकते थे। 1878 में ब्रिटिश सरकार ने ये आर्म्स एक्ट पास किया था, जिसके अनुसार ये था कि कोई भी भारतीय अपने पास किसी भी प्रकार का हथियार नहीं रख सकता। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक्ट जिसके अनुसार अखबार में आपत्तिजनक लेख छापने पर प्रेस की सारी संपत्ति जब्त की जा सकती है थी। विकल्प है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, या इल्बर्ट एक्ट, या आर्म्स एक्ट। उत्तर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने ये घोषित कर दिया था कि कोई भी भारतीय अखबार में अगर ब्रिटिश के खिलाफ कोई ऐसी बात छापी जाएगी जो कि ब्रिटिश सरकार के लिए आपत्तिजनक होगी, तो ब्रिटिश सरकार उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लेगी। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का क्या क्या बताती है। विकल्प है ब्रिटिश आर्मी की रूपरेखा, या ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम, या भारतीय आंदोलन। उत्तर है ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम। ब्रिटिश शासन के कारण भारत में क्या आर्थिक परिणाम हो रहे हैं, भारत की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके बारे में यह बुक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया। विकल्प है दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, या बाल गंगाधर तिलक। उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो एक परिवर्तनशील नेता थे, परिवर्तनकारी नेता थे, और उनका कहना था कि आज़ादी लेने के लिए हमें अंग्रेजों से लड़ना ही होगा, और इसीलिए उन्होंने ये नारा निकाला कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ। विकल्प है 1857 में, या 1905 में, या 1930 में। उत्तर है 1905 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित कर दिया था अपने कुछ हितों के लिए। अगला प्रश्न है परिवर्तनवादी नेताओं में धर्मपंथियों की आलोचना क्यों की। विकल्प है अखबार में छापे गए लेख के कारण, या जनमत निर्माण के तरीकों के लिए, या निवेदन की राजनीति के कारण। उत्तर है निवेदन की राजनीति के कारण। परिवर्तनवादी नेता जो थे वो उनका मानना था कि अंग्रेज आसानी से भारत को नहीं छोड़ेंगे, अपनी नीतियों को नहीं बदलेंगे, अंग्रेजों से अपना भारत आजाद करवाने के लिए उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। जबकि जो नरमपंथी नेता थे उनका मानना था कि जो है आराम से शांतिपूर्ण तरीके से अगर अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को अपनी परेशानियों के बारे में बताया जाएगा, उनके सामने रखे जाएंगे अपनी परेशानियां, तो वो अपनी नीतियों में सुधार लाएंगे और अपनी नीतियों में परिवर्तन लाके भारत में सुधार कर सकते हैं। तो इन दोनों अलग अलग मानसिकता होने के कारण दोनों प्रकार के नेताओं में मतभेद था। तो ये तरीके दोनों गलत हैं। सही विकल्प है निवेदन की राजनीति के कारण। परिवर्तनकारी जो नेता थे, परिवर्तनवादी नेता, वो उनका मानना था कि लड़ाई करके हमें जीत लेना होगा, स्वतंत्रता लेनी होगी। जबकि नरमपंथियां निवेदन की नीति पर आधारित थी। उनकी जो राजनीति थी, वो चाहते थे कि हम निवेदन करेंगे तो ब्रिटिश सरकार मान जाएगी। और उनकी निवेदन में क्या था, उनका मानना था कि भाई रिवेन्यू में कमी की जाए, जो
कर लगा रखे हैं ब्रिटिश सरकार ने, उसमें कमी की जाए। मिलिट्री के जो रूल्स हैं उनमें सुधार किया जाए। इरिगेशन सिस्टम को सुधारा जाए कि सिंचाई के जो तरीके उनमें सुधार किया जाए ताकि कृषि को बढ़ावा मिल सके। इस तरीके की जो नीतियां उनमें थोड़ा थोड़ा सुधार किया जाए। और उनका था कि अगर हम उनको बताएंगे तो मान जाएंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्हें भी समझ आ गया था कि इस तरह से ब्रिटिश सरकार आसानी से नहीं मानेगी। अगला प्रश्न है, केसरी नामक अखबार के संपादक कौन थे? विकल्प हैं बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या रोमेश चंद्र दत्त। उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने केसरी नामक अखबार का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, जब महात्मा गांधी भारत आए तब उनकी उम्र क्या थी? विकल्प है 50 वर्ष या फिर 25 वर्ष या 46 वर्ष। उत्तर है 46 वर्ष। 46 वर्ष के थे जब वो साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारत कब आए? विकल्प है 1917 में या 1915 में या 1920 में। उत्तर है 1915 में। महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे। अगला प्रश्न है, नटाल कांग्रेस का गठन किसने किया? विकल्प है जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों हुआ? विकल्प है आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था इसलिए, या फिर भारत की राजनीतिक भविष्य का फैसला होना था इसलिए, या फिर यह आयोग की अगुवाई लॉर्ड साइमन कर रहे थे इसलिए। उत्तर है इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था इसलिए। ये जो आयोग बनाया गया था, ये जो आंदोलन चल रहे थे भारत में उनके बाद बनाया गया था ताकि आंदोलनों को बंद कराया जा सके। लेकिन इसके अंदर कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, सभी अंग्रेज थे। तो गांधी जी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इस आयोग का विरोध किया। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा देकर इस आयोग का बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न है, महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने देने के लिए किसने गांधी जी को मनाया? विकल्प है अंबाबाई, सरोजिनी नायडू या सावित्रीबाई फुले। उत्तर है सरोजिनी नायडू, क्योंकि गांधी जी इस बात से सहमत नहीं थे कि महिलाएं जो हैं वो आंदोलन में सहयोग दें, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि महिलाओं के लिए गृह कार्य और बच्चों का लालन पालन ज़्यादा आवश्यक है। तो वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं आंदोलन में भाग ले, लेकिन महिलाएं आंदोलन में भाग लेना चाहती थी और अपनी एक अच्छी भूमिका निभाना चाहती थी। तो सरोजिनी नायडू जी ने गांधी जी को इस बात के लिए मनाया, राजी किया और महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? विकल्प है 1906 में या 1905 में या 1911 में। उत्तर है 1906 में। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अधिक मुनाफा किस वर्ग को हुआ? विकल्प है किसान वर्ग, आदिवासी वर्ग या व्यापारी वर्ग। उत्तर है व्यापारी वर्ग, क्योंकि जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में जो सेना थी उसकी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए जो ब्रिटिश फैक्ट्रियां थी, ब्रिटिश कंपनियां थी, उनका सारा जो उत्पादन होता था वो तो सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चला जाता था। तो जो भारत था, भारत की जो जनता थी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो सामान चाहिए होता था वो भारतीय कंपनी में जो उत्पादन होता था, भारतीय कंपनियों में जो उत्पादन होता था उससे पूर्ति होती थी। तो उससे जो व्यापारी वर्ग था उसको बहुत बढ़ावा मिला। भारतीयों की जो भारतीय कंपनियां जो थी उनमें उत्पादन को बढ़ावा मिला और उससे भारतीयों के अपने आवश्यकताएं भी पूरी हुई और फिर वो आगे निर्यात भी होता था, आगे दूसरे देशों में लोगों की जरूरतों की पूर्ति के लिए आगे भी निर्यात होता था, जाता था।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लेने के लिए देश भर से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? प्रश्न है 70 प्रतिनिधि या फिर 100 प्रतिनिधि या 72 प्रतिनिधि। उत्तर है 72 प्रतिनिधि। 72 प्रतिनिधि आए थे देश भर से, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा किस प्रकार जताई? विकल्प है नाइटहुड की उपाधि लौटाकर, या फिर आंदोलन द्वारा, या फिर अखबार में लेख छपवाकर। उत्तर है नाइटहुड की उपाधि लौटाकर। नाइटहुड की उपाधि हुआ करती थी उस समय में, जो कि ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश राजा रानी जो होते थे वो उस भारतीय को देते थे जो किसी कार्य में कुशल होता था या अप्रतिम प्रतिभा किसी के पास अगर होती थी तो उसको नाइटहुड की उपाधि मिला करती थी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर को मिली हुई थी। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर बहुत दुखी हुए और उन्होंने यह उपाधि लौटा दी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि लौटा दी थी इस कारण, या फिर चौरी चौरा कांड के कारण, या फिर आरएसएस की स्थापना के कारण। उत्तर है चौरी चौरा कांड के कारण, क्योंकि गांधी जी के जो आंदोलन होते थे वो अहिंसक होते थे, उनमें कोई किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती थी। लेकिन चौरी चौरा कांड में जो है किसानों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें काफी सारे पुलिसकर्मी जो हैं वो मारे गए थे। हालांकि पुलिस वालों ने भी हाथ उठाया था आंदोलनकारियों पर, लेकिन महात्मा गांधी को लगा कि ये जो आंदोलन है ये हिंसक रूप ले रहा है और इसलिए उन्होंने अपना जो आंदोलन था अचानक से वापस ले लिया। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? विकल्प है 1922 में, या 1920 में, या 1930 में। उत्तर है 1930 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विकल्प है राजा गोपालाचारी जी, या मौलाना आजाद, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। उत्तर है राजा गोपालाचारी जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो।